अच्छा ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लिखो, हेडिंग लिखो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, पहले बहुत लंबा कहानी है, पहले उस कहानी को थोड़ा समझने में बच्चे का ट्राई करते हैं। चलो बिगिन कर, ठीक है। एनी आइडिया इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम पे टैक्स देते हैं, वो टैक्स इनकम टैक्स। बढ़िया। सबसे पहले तो एक लाइन बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये एक डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बाकी सब पढ़ पुढ़ा के फायदा नहीं, ऐसे ही दिखावटी है, लिख दिया बहुत कुछ। ये समझना है बस कि जीएसटी जो था वो कैसा टैक्स था? इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। एमसीक्यू में ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसलिए बस एक बात तो ये कि ये डायरेक्ट टैक्स। दूसरा बात है कि इनकम टैक्स लगाया कैसे जाता है, तो इसको पहले समझो कि एक मान लो कोई इंसान, कहानी वानी बता रहे हैं अभी, थोड़ी देर में क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये सपोज करो कि किसी साल में बहुत मेहनत करता है, और हम लोगों के लिए इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 1 अप्रैल से ये फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च, ठीक है। मतलब इसको हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। ईयर तो वैसे जनरली 1 जनवरी से स्टार्ट होकर कब खत्म होता है हम लोग का? 31 दिसंबर पे, लेकिन फाइनेंस के हिसाब से वो हमारा ईयर नहीं है। हमारा फाइनेंशियल जो भी कैलकुलेशन है टैक्स वैक्स का, वो स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 अप्रैल से, एंड कहाँ पे होता है? 31 मार्च। अब सपोज करो कि एक इंसान है जो 1 अप्रैल मान लो कुछ भी 2021 से काम करना स्टार्ट किया, और 31 मार्च 2022 तक काम किया, और काम करके इस पीरियड में, एक साल के पीरियड में मान लो कि ओवरऑल कहीं कहीं से इसके पास में 10 लाख रुपए आ गए, ठीक है, 10 लाख रुपए आ गए। क्लियर मेरे ख्याल में? यहाँ तक ज्यादा हो गया क्या? अच्छा 1 0 1 2 3 4 5 एक और, ठीक। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बंदा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक काम किया, और काम करके कितना पैसा कमाया बताओ? 10 लाख रुपए। अभी ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए को क्या बोला जाएगा इसके लिए? इनकम। अभी इनकम कैसे कैसे आ सकता है उस पर भी थोड़ा रुक के बात करेंगे हम लोग, लेकिन ये क्या हो गया उसके लिए? बेसिकली बताओ, इनकम। इनकम होने के बाद में जो अगला साल होगा, मान लो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो कहां से स्टार्ट होगा बताओ? 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, और खत्म कहां पे होगा बताओ? 31 मार्च 2023 पे खत्म, ठीक है ना। तो इस ईयर में बैठ के गवर्नमेंट जो होगा वो इसके इनकम का पहले करेगा हिसाब किताब, ठीक है, और इस ईयर में जाके इस बंदे को अपने इस इनकम के बिहाफ पे करना होगा टैक्स। पहले तो आप इस चीज को समझो कि एक साल होता है जिस साल में लोग काम करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। उसके जो बाद वाला साल होता है वहां पर जाके इनके टैक्स का कैलकुलेशन वगैरह होता है, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? इन दोनों का एक एक नाम है, दिखा देता हूं आप लोगों को पहले। एक होता है देखो ये वाला फाइनेंशियल ईयर, पूरा पढ़ने का दरकार नहीं है, और दूसरा होता है क्या? असेसमेंट ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया यहाँ पर कि जिस साल आप काम वाम करोगे, पैसा वैसा कमाओगे, उस साल को क्या बोला जाएगा आपके कॉन्टेक्स्ट में? फाइनेंशियल ईयर। और अगले साल में जाके जो है वो आपका क्या होगा? असेसमेंट ईयर। कि मतलब इस कमाई धमाई का सारा हिसाब किताब कहाँ पे होगा? यहाँ पे। क्लियर? अब ये इनकम आने का भी मल्टीपल तरीका हो सकता है, और टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पर भी देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जिसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ कि आप क्या चाहोगे नॉर्मली एक इंसान होने के नाते, कि 10 लाख पे मतलब क्या कि जितना ज्यादा टैक्स हो सके उतना ज्यादा टैक्स दे, ये जितना कम टैक्स हो सके उतना कम टैक्स दे। कम टैक्स करने का आप ट्राई करोगे, तो इसमें से टैक्स कम करने का क्या है कि थोड़ा बहुत तरीका है, ठीक है। एक बार के लिए अगर रॉ वे में हम सोचे, तो मैं फिर से बोलूंगा आपको कि इस ईयर को क्या बोला जाएगा बताओ? फाइनेंशियल ईयर। जहां पे कैलकुलेशन होगा आपके टैक्स का, उसको क्या बोला जाएगा? असेसमेंट ईयर। ये जो आपका इनकम है, मान लो कि किसी प्रकार का आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता इसके ऊपर में, तो इसी को माना जाएगा आपका क्या? नेट टैक्सेबल इनकम। क्या माना जाएगा बताओ? नेट टैक्सेबल इनकम। अभी देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसका आप लोग अभी जिस एज में हो उस एज में आपको इंपॉर्टेंस वगैरह हो सकता है कि नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन वो सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान के पास में अपना एक खुद का घर होना चाहिए। मान लो कल को क्या पता आपका जॉब लॉस हो जाए, कुछ हो जाए। सपोज करो कि आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, और फिलहाल मान लीजिए कि आपका सब कुछ काम काज एकदम बढ़िया चल रहा है, तो आपको 50,000 का, लाख रुपए का भी आप घर जो है वो रेंट करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सडनली किसी कारण से अगर आपका जॉब लॉस हो जाए, तो फिर तो आप वो घर अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और सडनली आपको एक बहुत ही अच्छे लाइफस्टाइल से एकदम से मतलब समझ लो कि नीचे आना पड़ेगा। वो चीज अपने जीवन में कोई नहीं चाहता। दूसरा बात है कि मेडिकल इमरजेंसी आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई एक इंसान है जो फिलहाल जब तक वो खुद है वो बहुत अच्छा जॉब वगैरह कर रहा है,
और उसके ऊपर में डिपेंडेंट मान लो कि घर का और कोई 5 मेंबर है, मान लो कि 2 बच्चा है, एक बीवी है, एक माँ बाप है, कुछ है वैसा है, तो 4-5 मेंबर उस पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। सडनली इस इंसान को कुछ अगर हो गया तो फैमिली पूरा का पूरा हिल जाएगा अच्छे से। आया बात समझ? फिर क्या है कि सपोज करो कि आप अपने पूरे जीवन काम किए बढ़िया से, काम करने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि आजीवन मरते दम तक आप सेम लेवल ऑफ इनकम कमाते रहोगे। सपोज करो अगर आप जॉब कर, बिजनेस वगैरह में फिर भी चलो पॉसिबल है, लेकिन जॉब में तो नहीं पॉसिबल। एक सर्टेन डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा आपका कि उस दिन के बाद से आप काम नहीं कर सकते। लेकिन काम नहीं कर सकते इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका खर्च बंद हो जाएगा। उस लेट एज में आपका मानो कि और भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा, आपका और भी दूसरा ऑब्लिगेशन हो सकता है, तो खर्चा तो आपका वैसे जिंदा रहेगा। ठीक है, अब अगर आप पूरे लाइफ टाइम में सपोज करो कि बस काम कर रहे थे और काम करके जो भी पैसा कमा रहे थे उसको आप उड़ा रहे थे, खर्च कर रहे थे अपने हिसाब से, तो उस केस में तो लेटर एज में जाके तो आप फंस जाओगे बुढ़ापे। आया बात समझ? तो इन सारी चीजों ठीक रखने से गवर्नमेंट को क्या फायदा है कि उसका कोई भी सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो। आज सपोज करो कि जिसके पास में कोई भी इनकम नहीं है, उन लोग के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? फ्री में घर बना के देना पड़ता है, फ्री में दाल चावल देना पड़ता है, फ्री में सपोज करो कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ता है। तो ये सारा का सारा कॉस्ट अल्टीमेटली जाके या तो वो इंसान खुद अपने जीवन में मेहनत करके पैसा कमाए और खुद के लिए अरेंज कर ले, और यदि वो अरेंज नहीं कर पाता है तो इन सारे का बर्डन किस पे जाके पड़ता है? गवर्नमेंट पे जाके पड़ता है, आप लोग पे नहीं पड़ता। मतलब हाँ, इनडायरेक्टली हम लोगों पे पड़ रहा है, जो काम कर रहा है उस पे पड़ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है? जो काम कर रहा है उससे टैक्स लेके, और जो काम नहीं कर पा रहा है उसको फिर कोई ना कोई इंसेंटिव देता है। आया बात समझ? तो गवर्नमेंट का टारगेट ये रहता है कि ये जो बेसिक नीड्स है ना किसी भी इंसान की एक लाइफ का, मान लो कि एक रिटायरमेंट का पॉलिसी होना चाहिए उसके पास में कि बुढ़ापे में आपके पास में पैसा रहे, मेडिकल सिक्योरिटी होना चाहिए आपके पास में, हाउस का सिक्योरिटी होना चाहिए आपके पास में। ठीक है ना, इन सब चीजों का गवर्नमेंट चाहता है कि आप मेक श्योर करें। अब लेकिन क्या है कि किसी भी इंसान का जब मान लो कि यंग एज रहता है उस टाइम पर इंसान के पास में कोई मोटिवेशन नहीं रहता ये सब सिक्योरिटी खुद के लिए क्रिएट करने का। उसको लगता है कि मेडिकल पॉलिसी यदि हम खरीदें तो हमको मान लो कि साल का उसमें सपोज करो कि 50,000 रुपीज देना पड़ेगा। अब उसको लगता है कि वो 50,000 हम 2 साल बचा लें, एक तो आईफोन खरीद लेंगे। उसको थोड़ी ऐसा लगता है कि कल हमको कैंसर होने वाला, ये कल हमको मान लो कि कोई दूसरा बड़ा बीमारी होने वाला, उसके हिसाब से तो वो स्वस्थ रहने वाला। तो उस इंसान के पास में कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है मेडिकल पॉलिसी खरीदने का। ये सपोज करो कि सडनली अगर वो मर जाता है, कोई किसी को थोड़ी लगता है कि हम कल मर जाएंगे, लेकिन अगर आप कल मर जाते और आप सपोज करो कि 5 आदमी डिपेंडेंट है तो फिर उनका क्या होगा? तो उन सब के लिए भी एक तो समझो कि अलग टाइप का पॉलिसी होता है जिसको हम लोग टर्म पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आप वो ले लेते हो तो वो लेने से इफ देयर इज एनी सडन एक्सीडेंट जिसमें आपका डेथ हो जाता है तो उस केस में आपके फैमिली वाले को 1 करोड़ 2 करोड़, आजकल तो बहुत एडवर्टाइज सब भी आता है पॉलिसी बाजार ये सब का कि 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी ले लो, 800 रुपए प्रति महीना। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा चीज है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एट द एज ऑफ लेट से 20 से लेके 40 या 45 तक जो है इंसान के पास में कोई मोटिवेशन नहीं रहता, बिकॉज नोबडी थिंक्स नेगेटिव कि कल हमको कुछ हो जाए। तो उसको लगता है कि जैसे हम कमा रहे हैं पैसा मस्त आते रहेगा और वो पैसा उड़ाते रहेगा, वो तो कभी इन सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता है और एक्सीडेंटली मान लो कि कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर उसका बर्डन अल्टीमेटली किस पे पड़ने वाला है? गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट मतलब इनडायरेक्टली जो लोग मतलब इंडिया का सिटीजन है काम कर रहा है उन लोगों पे इनडायरेक्टली, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई अपने घर से तो पैसा ला नहीं रहा है, वो जो वर्किंग सिटीजन है उससे जो टैक्स आ रहा है वहां से टैक्स वसूल के और जो लोग मान लो कि प्रॉब्लम में पड़ा हुआ उन लोग को पैसा दे रहा है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि ये चीज थोड़ा सा सॉर्टेड रहे। अब इसको सॉर्टेड करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है इतना पैसा कमाए आप, नियम से तो हमको इस पूरे पे आपको टैक्स चार्ज करना चाहिए, लेकिन देयर आर सर्टेन स्पेशल एक्सपेंडिचर्स दैट इफ यू मेक देन वी विल डिस्काउंट योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप ये पैसा कमाते हैं और ये पैसा आप मान लीजिए कि दुबई घूमने जाते हैं और वहां पूरा उड़ा देते हैं तो हमको इस पूरे पैसा पे टैक्स चाहिए आपसे, फिर यही आपका टैक्सेबल इनकम। ठीक है, लेकिन देयर आर सर्टेन एरियाज कि अगर आप उन एरियाज में पैसा खर्चते हो तो फिर हम आपको क्या करेंगे कि टैक्सेबल इनकम के वैल्यू में हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। मतलब फिर हम आपसे 10 लाख पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, हम एक सर्टेन लोअर अमाउंट पे आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। अब बोलोगे वो सब कौन सा एरिया है? तो वो सब एरियाज क्या क्या है देखो, आप ज्यादा डिटेल में नहीं ऊपर ऊपर से देखते हैं, क्वेश्चंस करने से मतलब है हम लोग को। ये सब बता दिया, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, यहां देखो एक है जिसका डिस्काउंट आपको मिलेगा आपके टैक्सेबल इनकम पे, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप जॉब करने वाले इंसान हैं तो ओवरऑल आपके टोटल इनकम विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर में से 50,000 आप लेस कर सकते हैं, 50,000। ठीक है, ये डायरेक्टली, ये सिर्फ लेकिन याद रखना किसको मिलता है बताओ? जॉब करने वाले लोग। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 20। सेक्शन 24 डील करता है कुछ कुछ सिचुएशंस से, जैसे इसमें देखो दिस सेक्शन डील्स विद इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो फिर आपको इस सेक्शन के अंदर में प्रॉपर्टी परचेजिंग का जो भी वैल्यू आपने पे किया है उसके बिहाफ पे थोड़ा सा टैक्सेबल इनकम में डिस्काउंट मिलेगा।
कितना डिस्काउंट मिलेगा देखो, एन अमाउंट अप टू 2 लाख रुपीज कैन बी क्लेम एज डिडक्शन पर ईयर इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब सपोज करो कि आपने खुद के लिए कोई घर खरीदा है और घर का मान लो कि टोटल प्राइस जो है वो आपको 50 लाख रुपया पड़ा, तो 50 लाख रुपया में सब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको पूरा 50 लाख रुपया का डिस्काउंट दे देगा, लेकिन आपके एक ईयर का जो भी नेट टैक्सेबल इनकम मिला है उसमें से अप टू 2 लाख रुपीज का आपको डिस्काउंट इसके बेसिस पे मिल जाएगा। इफ यू हैव मेड परचेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जैसे मानो कि 50 लाख रुपया आपका लगा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट आप इसके बिहाफ पे क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल में? और भी सेक्शन से देखो, ये हो गया सेक्शन 24, और इसमें थोड़ा सा याद रखना कि ये जैसे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है और उसे प्रिंसिपल अमाउंट से डील करता है, कि प्रिंसिपल अगर मेरा 50 लाख लगा है तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे मैं मैक्सिमम 2 लाख ही क्लेम कर सकता हूँ, ये नहीं कि पूरा 50 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 24 के बाद में आता है सेक्शन 80C। 80C आप याद रखना कि हर टाइप का LIC वेलाईसी का जो भी चीज होता है ना, वो सारा का सारा चीज 80C में फॉल करता है। अब इसमें क्या क्या फॉल करता है देखो, EPF ये एक टाइप का रिटायरमेंट फंड है, PPF ये भी एक टाइप का रिटायरमेंट फंड है, GPF ये भी एक टाइप का रिटायरमेंट फंड, ये सारा का सारा प्रोविडेंट फंड है। इन सब फंड्स में क्या होता है, मैं सबके बारे में इंडिविजुअली नहीं बोलूंगा, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है फिलहाल के लिए। बस आप इनमें ऐसा समझना कि इनमें से किसी में भी पैसा फंसाओगे ना, तो आपका पैसा जो है 15-20 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, और 15-20 साल तक गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर में 7% या 8%, जो भी नॉर्मल मार्केट का प्रिवेलिंग FD का रेट है उससे 1% 2% ज्यादा देता है गवर्नमेंट, लेकिन 15 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो पैसा आप दोबारा 15 साल के बाद ही टच कर सकते हैं। उस टाइप का कुछ कुछ स्कीम है ये, तो गवर्नमेंट बोलता है कि इसमें यदि आप पैसा फंसाते हैं तो ठीक है, हम आपको डिस्काउंट देंगे। फिर NSA भी इसी टाइप का एक सामान है, ये 5 साल 7 साल उस टाइप का आदमी लोग बनाता है। NPS भी एक टाइप का पेंशन स्कीम है। पेमेंट्स टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस, फिर उसके बाद में है ELSS, ये भी उस टाइप का एक स्कीम है। ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा नया टाइप का सामान है इसमें, जो इंश्योरेंस वगैरह से डिफरेंट है। और दूसरा होम लोन का आप समझो, पेमेंट्स मेड टुवर्ड द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम ऑफ द होम लोन, ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया शायद। सेक्शन 24 जो है वो डील करेगा आपके इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन से, उसमें आप 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और 80C में आप वापस से पेमेंट्स मेड टुवर्ड द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होम लोन जो है वो इसमें क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम नहीं। आप जब मान लो कि कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें थोड़ा पैसा आप खुद भी लगाते हैं, बाकी पैसा आप लोन पे लेते हैं। जब आप लोन पे लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल भी रिपे करना है और आपको इंटरेस्ट भी रिपे करना है उसका, तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 के अंदर में। ठीक है, और जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट है वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। अब बोलोगे सर वैसे तो सेम सेम ही लग रहा है, लेकिन सेम सेम है नहीं। सेम सेम क्यों नहीं है देखो, प्रॉपर्टी आप चाहो तो कितना का भी ले सकते हो, आप 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लो, और जितना ज्यादा ह्यूज वैल्यू का प्रॉपर्टी लोगे इंटरेस्ट का अमाउंट आपका उतना ज्यादा बनता जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 2 लाख रुपए का ही दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रिपेमेंट पे। और प्रिंसिपल रिपेमेंट में क्या स्कीम है देखो, कि इन सारे में से जितने भी स्कीम में आप पैसा डालोगे ना, डालने को डालो कोई इशू नहीं है, लेकिन एट मैक्सिमम इस वाले हेडिंग के अंदर में आप जो है वो 1.5 लाख तक का ही जो है वो डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं आउट ऑफ योर टोटल टैक्सेबल इनकम। आया बात समझ? ये सारा स्कीम में आपको पैसा जितना डालना है आप डालो, कोई बात नहीं। आप अगर खुद के सेफ्टी के लिए, खुद के भविष्य के लिए खुद कंसर्न हो तो हो सकता है कि आप इसमें भी पैसा डालोगे, इसमें भी थोड़ा डालोगे, इसमें भी थोड़ा डालोगे, और डालने का आप मानो कि साल का 4 लाख रुपए इसमें डाल दो, कोई बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट आपको फिर डिस्काउंट 4 लाख का नहीं देगा, गवर्नमेंट मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कितना का दे देगा ऑन योर टैक्सेबल इनकम, 1.5 लाख रुपए का इस सेक्शन के अंदर। ठीक है मेरे ख्याल। फिर इसके बाद में आता है 80D। 80D जो है वो बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस से डील करता है। ठीक है, इसमें बाकी सारा लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट आ गया, ट्यूशन फी आ गया, और होम लोन का क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। सेक्शन 24 में होम लोन का क्या आया, इंटरेस्ट आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हर जॉब करने वाले को 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है। और 80D में क्या आ गया आपका, मेडिकल इंश्योरेंस, और इसके अंदर में जो मैक्सिमम कैप है आपकी वो है 25,000 रुपए का, कि 25,000 से ज्यादा का क्लेम आप, ये डिडक्शन क्लेम इसके अंदर में नहीं कर सकते। ठीक है, 80D के बाद में एक और सेक्शन है 80G। अब 80G क्या है देखो, 80G एक तरीके से गवर्नमेंट का खुद का बहुत सारा अजीब अजीब स्कीम होता है। अब अजीब अजीब स्कीम क्या होता है, मान लो कि अभी सब कुछ नॉर्मल नेचुरल चल रहा है, कल को सपोज करो कि मार्च में या अप्रैल में कोई अचानक से तूफान आ जाए, जिस तूफान में मान लो कि गुवाहाटी में भी 50 ब्रिज बनाया गया है, उसमें से 40 ब्रिज गिर सकता है। तो अभी सडनली मान लो कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है उसको तो कहीं ना कहीं से मान लो कि कुछ तो ठीक कराना पड़ेगा, और वो ठीक कराने के लिए गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि देखो टैक्स वैक्स का फिक्स ही है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास में नोट छापने का मशीन और कितना भी नोट छाप ले, तो उसका भी जो टैक्स वैक्स आता है तो ऑलमोस्ट मतलब क्या है कि वो ग्रिड फिक्स है कि हाँ भाई इतना से इतना का रेंज में ही आएगा, और उसमें से भी खर्चा करने का पार्ट भी फिक्स है कि मानो कि पुलिस वाला है, आर्मी वाला है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सबका सैलरी वैलरी पे करना है। तो गवर्नमेंट के पास में कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सरप्लस पैसा पड़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर ऐसा कोई सडन रिक्वायरमेंट आ गया कि तूफान उफान की वजह से नुकसान हो गया, या मान लो कि सूखा पड़ गया, या कुछ भी हो सकता है वैसा नेचुरल क्लैमिटी, तो उस टाइम पर सर्टेनली गवर्नमेंट को फिर फंड चाहिए। यह सपोज रहे गवर्नमेंट का अचानक से कुछ मोटिव है कि कुछ नया करना है पूरे कंट्री में, लेकिन पैसा बहुत चाहिए उसके लिए, और गवर्नमेंट खुद अभी मानो कि उसको देने में सक्षम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज रहे जैसे कोविड ही आया था, अब कोविड में वैक्सीन जो है वो चार्जेबल भी हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको फ्री रखा। अब लेकिन जो गवर्नमेंट ने फ्री रखा तो गवर्नमेंट को सप्लाई तो कहीं से फ्री में नहीं मिल रहा था ना। Whenever there is any transaction of goods or services, थोड़ा तो पैसा इन्वॉल्व है। अब पैसा पे कौन कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो वो जो वैक्सीन था जो हम लोग को फ्री में मिला, बट गवर्नमेंट को तो फ्री में नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट हैड टू पे फॉर इट। तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ने अलग अलग समझो कि स्कीम बना के रखा है, ठीक है। और उन स्कीम्स में जो भी आज सक्षम समर्थ सिटीजन है कंट्री के, वो लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब जैसे सपोज करो कि फ्लड आ गया, तो चीफ मिनिस्टर का खुद का एक फ्लड रिलीफ फंड खोल दिया जाता है, उसके अंदर में आप जितना चाहें आप डोनेशन दे सकते हैं अपने हिसाब से, व्हाटएवर इज योर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू दैट। एंड डोनेटेड पैसा का भी आप जो है वो डिस्काउंट इन योर टैक्सेबल इनकम आप क्लेम कर सकते हैं। कोई कोई स्कीम ऐसा होता है जिसमें व्हाटएवर यू हैव डोनेटेड उसका पूरा 100% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कोई कोई स्कीम होता है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसमें जनरली बेटर रहेगा कि क्वेश्चन में ही मेंशन रहे, और इनकेस ना मेंशन रहे तो आप टीचर को बुला के एक बार पूछ लीजिए कि सर ये कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि ये लिस्ट हर साल चेंज होते रहता है, कुछ फिक्स वैसा है नहीं। कुछ कुछ का आप याद रखना बस, जो 100% कैटेगरी में होता है। एक है प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, फिर है चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, और फैमिली वेलफेयर रिलीफ फंड, ठीक है, टीयर गंगा फंड, ये सब। ये 100% वाला का थोड़ा नाम याद रखें, ठीक है। और बाकी कुछ अगर आए तो जनरली या तो आप पूछ लेना, और नहीं तो फिर वो 50% की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू आप अपने टैक्सेबल इनकम पर डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं कि भाई इतना पे टैक्स कैलकुलेट मत करो, पहले डिस्काउंट दो फिर टैक्स कैलकुलेट करो। और भी थोड़ा सा कैटेगरी है, एटीजी के बाद में आता है एटी टीटी। नाउ व्हाट इज एटी टीटी, ये समझो। मान लो कि आपके पास में पैसा है, कैश पैसा है, अभी घर पे रख के तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। उस वाले डायरेक्शन में भी बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपने कुछ पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड परचेसिंग पावर ऑफ मनी। मिला है नहीं मिला है? मिला है। तो उस आइडिया की वजह से इट इज ऑलवेज मतलब क्या है कि अ फूल्स थिंग टू डू कि आप सारा कैश जो है वो उठा के घर में रख लेते, ठीक है। तो कैश आपको घर में नहीं रखना चाहिए। काला धन है तो अलग बात है, बाकी गोरा धन अगर है तो जाइए बैंक में डालिए उसको। बैंक में जब आप डालिएगा तो बैंक वाला भी जो आपका पैसा रखेगा सेविंग्स बैंक अकाउंट के नाम पे, तो बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न तो नहीं देता है वो, लेकिन 2% 3% से वो आपको रिटर्न तो देगा। अब मान लो कि लेकिन अगर आपके पास में वो कैश इनकम ही सपोज करके 50 लाख 1 करोड़ की क्वांटिटी में है, मान लो कि आपका पेट्रोल पंप है, रोज उतना उतना कैश आता है आपके बिजनेस के थ्रू, तो सारा पैसा बैंक में डालोगे। अब वो जो बैंक में आप पैसा डालोगे तो उसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना, अपना खुद का पैसा बैंक में डाल के, उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे यू कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 10,000 रुपीज। मतलब आप जितना ज्यादा पैसा डालोगे इंटरेस्ट का वैल्यू तो उतना ज्यादा मिलेगा आपको, लेकिन ओवरऑल वट एवर इंटरेस्ट यू हैव अर्नड बाई पुटिंग योर कैश टू बैंक अकाउंट, उसके अंदर में यू कैन क्लेम अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 रुपीज अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 80TT। पढ़ के देखो एक बार। दिस सेक्शन डील्स विद टैक्स सेविंग्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्नड on savings bank account, post office और cooperative societies, individuals can claim up to 10,000। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। 87A क्या होता है, इसमें मैं थोड़ा रुक के बात करूंगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड रिबेट। हाँ, इसमें हम आएंगे, थोड़ा रुक के आएंगे, अभी नहीं आएंगे। फिर इसके बाद में ये थोड़ा गलती से रिपीट हो गया। 80E देख लो आप। 80E एक और कैटेगरी है जिसमें क्या है कि आप कोई भी हाई वैल्यू बाहर जाके जब आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉलेज वगैरह का फीस बहुत होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस टाइप का कोई एजुकेशन लोन उठाते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रिपेमेंट होता है वो फॉल करता है आपके 80E के अंदर, ठीक है। और इसमें कोई लिमिट विमिट नहीं, इसमें कोई लिमिट विमिट इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज वन कैटेगरी जिसमें आप फुल नहीं बना सकते। मतलब आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, उस कॉलेज का फीस वगैरह कितना है वो आप सबको पता रहेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब करप्शन का स्कोप थोड़ा कम है, इसलिए इसमें लिमिट विमिट नहीं रखा है। बाकी में तो करप्शन का स्कोप बहुत है ना। घर खरीद रहे हो, मान लो कि जितना घर खरीदा उतना का डिस्काउंट अगर मिलने लग जाता तो कुछ भी वैल्यू शो कर दो फिर, ठीक है, इतना घर है मेरा। लेकिन इसमें वैसा कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए कोई अपर लिमिट नहीं है इसके, ठीक है मेरे ख्याल। इसके साथ में मेरे ख्याल में सारा का सारा आपका ये सब कुछ खत्म। अब हम चलते हैं वापस से पहले पेज पे। सोचना थोड़ा सा, ये इंसान था, ये इस तारीख से इस तारीख तक में काम किया, और इस साल को क्या बोला जाएगा उसके लिए, फाइनेंशियल ईयर। सारा काम वाम करके जो भी पैसा उसके पास में आया वो मान लो कि इतना। अच्छा, काम वाम करके कैसा कैसा पैसा आ सकता है। कई बार ऐसा है कि डायरेक्टली वो मान लो कि जॉब वॉब कर रहा है तो उसी का पैसा हो। कई बार ऐसा है कि आपके नाम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी वगैरह जहाँ से आपको रेंट वेंट आ रहा है।
कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो कि आपने बहुत सारा शेयर वेयर खरीद के रखा था, आपने खरीदा था 500 में, आज वो 10,000 का हो गया और आप मानो कि इस ईयर में उसको बेच देते, तो 500 आपका इन्वेस्टमेंट था, बाकी 9,500 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो भी आपका काइंड ऑफ इनकम। तो इन सब टाइप का जितना भी इनकम है जो आपके पक्का में आपके पास में आ रहा है, उन सारे इनकम का टोटल मिला के मानो कि ये 10 लाख रुपए हो। आया बात समझ? अभी ये 10 लाख रुपए यदि कोई इंसान दुबई जाके उड़ा दे पूरा का पूरा, तो गवर्नमेंट बोलता है कि फिर ये पूरा आपका होगा टैक्सेबल इनकम और हमको इस पूरे पैसे पे चाहिए टैक्स। लेकिन अगर आप इनमें जो भी स्पेशल स्कीम्स है गवर्नमेंट का, उन सारे में यदि आप पैसा लगाते हो, तो फिर जो आपका टैक्सेबल इनकम है उसका वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? कौन से एरिया में पैसा डाल सकते हैं एक बार सोचो आप फिर से। सबसे पहला कौन सा था? स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक बार रिकॉल करा देता हूं, सबसे पहला कौन सा था? स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो किसको मिलता है? जॉब करने वाले लोगों को। कितने का डिडक्शन मिलता है? 50,000 का। वो बोलते हैं कि ठीक है 50,000 माइनस कर दो, उसका हम नहीं पूछेंगे तुमने क्या किया, उतना लेस हो जाएगा। फिर दूसरा कैटेगरी कौन सा था? सेक्शन 24 में क्या था? होम लोन का इंटरेस्ट रिपेमेंट, और अपर कैप क्या है उसके अंदर में? 2 लाख रुपए। फिर सेक्शन 24 के बाद में क्या था? एटीसी। एटीसी में क्या क्या आता है? एवरी काइंड ऑफ पीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ, ईपीएफ, सारा पीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो सारा एटीसी में फॉल करता है। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, ट्यूशन फी और प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन। और इन सारी कैटेगरी में पैसा डालने के बाद में मैक्सिमम डिस्काउंट बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी जो आप क्लेम कर सकते हैं वो कितना है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है। एटीसी के बाद में क्या था? 80D। 80D किससे डील करता है? मेडिकल। कितने तक का? 25,000। 80D के बाद में क्या था? 80G। वो किससे डील करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ डोनेशन मेड टू गवर्नमेंट। ठीक है। कुछ 100% डिस्काउंट का होगा और कुछ 50% डिस्काउंट का होगा। आप 50% का छोड़िए, 100% का याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, फैमिली वेलफेयर फंड, बस। और 3 गंगा फंड। ठीक, क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद में क्या था? 80TTA। वो किससे डील करता है? इनकम दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम पुटिंग योर कैश इनटू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, इनटू योर बैंक सेविंग्स अकाउंट। और कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है आपको? 10,000। उसके बाद में क्या था? 80E लास्ट। 80E। 80E किससे डील करता था? 87 को मैं बाद में बताऊंगा, उसको भी काउंट मत करो। 80E पे आ जाओ। एजुकेशन लोन, ई फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन लोन, और एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रिपेमेंट पे ये है, और उसका कोई अपर कैप नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ पे। अब होगा क्या कि जैसे ये बंदा है, काम करेगा, जिस ईयर में काम करेगा वो गया फाइनेंशियल ईयर, बहुत सारे अलग अलग तरीके से पैसा कमाएगा और सब मिला जुला के जो है वो इसका इनकम कितना हो गया? मान लो कि 10 लाख रुपए। फिर ये 10 लाख रुपए में से वो अगर इन सारे स्कीम्स में पैसा लगाया है, तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो पहले इसमें से होगा माइनस। और ये जो हम माइनस करेंगे इसको बोला जाता है डिडक्शन। क्या बोला जाता है बताओ? डिडक्शन। अभी सारा माइनस करने के बाद में, डिडक्शन करने के बाद में, ये हो गया उसका ग्रॉस टोटल इनकम। क्या हो गया बताओ? फिर जिस जिस स्कीम में गवर्नमेंट बोल रहा है ये अगर उन स्कीम्स में पैसा फंसाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? माइनस। और जो माइनस कर रहे होंगे उसको क्या बोला जाएगा? डिडक्शन। डिडक्शन करने के बाद जो इनकम बचेगा इसका, उसको बोला जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। क्या बोला जाएगा बताओ? नेट टैक्सेबल इनकम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलेंगे बताओ? नेट टैक्सेबल इनकम। क्लियर मेरे ख्याल? अब उस नेट टैक्सेबल इनकम का भी इनकम टैक्स कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं, उसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक क्या है वो मैं आपको एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ। बाकी हमको इस लॉजिक का कुछ अचार नहीं डालना है, हम तो सीधा एक फॉर्मूला बता देंगे आपको लास्ट में, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कंसेप्चुअली आपको सब चीज पता रहना चाहिए, तो एक बार मैं वो समझा देता हूँ आपको। मान लो कि डिडक्शन कर करके बंदे का जो टोटल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम, वो आया सपोज करो कि 8 लाख रुपए के आसपास। कितना है बताओ? 8 लाख रुपए। अब इसके 8 लाख रुपए का क्या करना है? देखो, उस 8 लाख रुपए को नंबर लाइन पे बिछाना है ऐसे। ठीक है। अब 8 लाख का क्या होगा? देखो, ये हो गया मान लो कि 0 वाला पॉइंट। 0 से सपोज करो कि आपको जाना है यहाँ पर 2.5 लाख रुपया होगा। ठीक है। 2.5 लाख के बाद में नेक्स्ट आप आओगे यहाँ पर, आप बनाओगे 5 लाख। ठीक है। 5 लाख के बाद में आप बनाओगे नेक्स्ट ये 10 लाख है एक्चुअली। ठीक है, मैं आता हूँ कि ये सब क्या बीमारी है, फिर मैं आ रहा हूँ उस पर। अब आपका इनकम कितना हो रहा था बताओ? 8 लाख। आपका इनकम कितना हो रहा था? 8 लाख। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड इनकम टैक्स स्लैब। क्या बोल रहा हूँ बताओ? इनकम टैक्स स्लैब। अब वो स्लैब क्या बोलता है कि पूरे टोटल इनकम पे ना यूनिफॉर्म रेट से टैक्स अप्लाई नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब बोलता है कि आपका इनकम जिस जिस कैटेगरी में फॉल होता रहेगा ना, तो यहाँ पर कुछ बाउंड्री डिमार्केटेड है, और उस ब्रैकेट के अंदर में आने वाले आपके इनकम का हिस्सा, उस पे एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स आपको देना पड़े। मैं समझाता हूँ क्या क्या है। 0 से लेके 2.5 लाख तक जो भी पैसा आपका है, उस पे आपको देना है 0% टैक्स।
यू हैव टू पे नो टैक्स। फिर 2.5 से 5 के बीच में जो भी है, ये मैं एक बार रैंडम गेस से बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं दिखा दूंगा आपको। मान लो कि इसमें आपको देना होगा 5%, एंड वट एवर पार्ट ऑफ योर इनकम फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, उस पर देना होगा आपको सपोज करो कि 10%, एंड वट एवर पार्ट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, उस पर आपको गवर्नमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा 30%। ऐसा स्कीम है, ठीक है। अब आपका इनकम अभी जोड़ जाड़ के कितना आया था बताओ, 8 लाख। तो आपके इस पार्ट में कितना आ रहा है, 2.5 लाख। इस पार्ट में कितना आ रहा है आपके, 2.5 लाख ही आ रहा ना। मतलब इस पार्ट में यू आर हैविंग 2.5 लाख, इस पार्ट में यू आर हैविंग 2.5 लाख, एंड इसके बियॉन्ड इस पार्ट में यू आर हैविंग 3 लाख। सही कह रहा हूँ, आया बात समझ। तो आपको कितना टैक्स देना है, इस पे देना है आपको 0%, इस पे आपको कितना देना है 5%, और इस पे कितना देना है आपको 10%। आया बात समझ, क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले आप पैसा कमाए, जिस साल में कमाए उसको क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल ईयर। कमाने के बाद में अगर गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको अपने टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना है। तब फिर जिन स्कीम्स में आपने जितना जितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आपको अपने टैक्सेबल इनकम पे मिलेगा डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट लगाने के बाद में जो भी आपका इनकम का हिस्सा बचेगा उस पे यू आर सपोज टू पे टैक्स। डिस्काउंट लगाने के अंदर जो इनकम आएगा उसको क्या बोला जाएगा, नेट टैक्सेबल इनकम। अब नेट टैक्सेबल इनकम आपका जो भी आता है उसको नंबर लाइन पे इस तरीके से आप बिछा दो, और फिर उसके बाद में रोल आता है टैक्स स्लैब का। टैक्स स्लैब ये बोलता है कि 0 से 2.5 लाख के बीच में वट एवर पार्ट ऑफ योर इनकम फॉल्स, ठीक है, दैट विल बी चार्ज 0%। 2.5 से 5 के बीच में वट एवर इनकम यू हैव उस पर 5%, 5 से 10 के बीच में वट एवर इनकम यू हैव उस पर 10%, एंड 10 के ऊपर वट एवर इनकम यू हैव उस पर आपको 30%। तो फिलहाल अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम हम 2.5 लाख मान के चले तो आपको टैक्स कितना का देना है, इस पे तो कुछ देना ही नहीं है। इस पे कितना देना है, 2,50,000 पे 5% इंटू 5/100 प्लस उसके ऊपर कितना था आपका 3 लाख, राइट। तो 3 लाख पे कितना बताऊं, 10%। अभी इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। काइंड ऑफ कितना आएगा बताऊं, ये शायद से 12,500 होता है। सही कह रहा हूं क्या, ये ठीक है ना। और ये फिलहाल कितना हो रहा है, 30,000 चलेगा ये वाला। और कितना आ रहा है बताओ, 425। ये समझ में आया। अब यहां पर भी आगे बात रुकता नहीं। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका टैक्स, ठीक है। अभी नेट टैक्स के लिए आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा कि जो भी टैक्स आया ना, आपका टैक्स का वैल्यू जितना आया है इसका आपको 4% निकालना है अलग से। इसको हम बोलते हैं सेस ड्यूटी, एजुकेशनल सेस या क्लीन गंगा सेस बोला जाता है इसको। 4/100 इंटू 42500 ये निकालना है आपको, एंड नेट टैक्स जो आप पे करेंगे वो ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, ये होगा आपका नेट टैक्स। ये तरीका है, ठीक है। एक बार हम फिर से प्रोसीजर को रिपीट करते हैं और एक दो बात नया और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या होगा, इंसान मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा। जिस साल में पैसा कमाएगा वो क्या होगा आपका फाइनेंशियल ईयर। टैक्स का कैलकुलेशन, ये सारा हिसाब किताब उसी ईयर में होगा, उसके अगले ईयर में होगा। अगले ईयर में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, असेसमेंट ईयर। फिर कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके पूरे इनकम पे डायरेक्टली उससे टैक्स वसूल लिया जाए, तो आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है, देयर आर सर्टेन स्कीम्स, इसमें पैसा फंसाइए और इनकम टैक्स में डिस्काउंट पाइए, ठीक है। तो इनकम टैक्स में डिस्काउंट पाने के लिए आपको वो सारा का सारा स्कीम में पैसा फंसाना होगा। जो भी अलग अलग स्कीम में आपने पैसा डाला है उसको क्या बोला जाएगा, मतलब वो तो आपने डाला है बस, और उसके बेसिस पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, डिडक्शन, ठीक है। फिर आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से जो 10 लाख था हमारे एग्जांपल में, उसमें से डिस्काउंट मिल के मान लीजिए कि आपका इनकम पहुंच गया 8 लाख पे, उसको क्या बोला जाएगा, नेट टैक्सेबल इनकम। फिर नेट टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद में आता है देयर इज समथिंग कॉल्ड इनकम टैक्स स्लैब। अब स्लैब बोलता है कि आपके इनकम को आप 0 से नंबर लाइन पे ऐसे बिछा दीजिए, जहां जाके आपका इनकम रुकता है उसको ऐसे पार्ट पार्ट में काटना है। कैसे काटना है, 0 से 2.5 लाख के बीच में जो भी हिस्सा आता है उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 में जो भी हिस्सा आता है उस पर आपको 5% देना है। 5 से 10 में जो भी हिस्सा आता है उस पर आपको 10% देना है, और 10 के बियॉन्ड जो भी हिस्सा आता है उस पर आपको 30% देना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि किसी एक इंसान का ऐसे जनरल मान लो कि इनकम आ रहा होता है 15 लाख रुपए, ठीक है। डिडक्शन वगैरह लगा के मान लो कि उसका इनकम आया 12 लाख रुपए। अब सोचो कि उसका जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो कैसा होता है बताओ। 0 से 2.5 के लिए 0, 2.5 से 5 में उसके इनकम का कितना हिस्सा पड़ता, पूरा ही वो यूज कर लेता तो 2.5 लाख रुपए, उस पर कितना 5%। इस पार्ट में कितना फॉल करता 5 लाख, उस पर कितना 10%, और उसके बियॉन्ड कितना फॉल करता 2 लाख, उस 2 लाख पे उसको कितना देना होता 30%।
आया समझ। फिर ये पूरा का पूरा लगा के जो आता हमारे पास में वैल्यू, इस पे फर्दर हमको क्या ऐड करना पड़ता है 4%, उसको बोला जाता है सेस ड्यूटी। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर आपको पे क्या क्या करना है, ये भी करना है और वो भी करना है। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं, थोड़ा पूरा ठीक है, बोलो समझ। मैं एक बार और बताता हूँ उस चीज को, ठीक है, एक नया एग्जांपल ही ले लेता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचना। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लास्ट में भी आपको एक फॉर्मूला जैसा कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये होता कैसे। किसी एक इंसान का ना, सपोज करो कि 12 लाख रुपया नेट टैक्सेबल इनकम आया है, सब कुछ डिस्काउंट करने के बाद। अभी 12 लाख रुपए पे गवर्नमेंट नहीं बोलता कि सीधा हमको 5% दे, गवर्नमेंट बोलता है कि अपने 12 लाख को आप नंबर लाइन पे अच्छे से अरेंज करो, ठीक है। जब आप 12 लाख को अरेंज करोगे तो गवर्नमेंट का जो बाउंड्रीज बताया वो है 0, 0 के बाद में है 2.5 लाख, 2.5 लाख के बाद में है 5 लाख, 5 के बाद में है 10 लाख और उसके भी। अब आपका जो 12 लाख है उसमें से कौन सा पार्ट कितना कवर करेगा वो देखो। तो आपके 12 लाख का मेरे ख्याल में 2.5 लाख रुपया इधर फॉल करेगा, जब आप 0 से स्टार्ट करोगे इनकम बिछाना। फिर 2.5 लाख आपके इनकम का यहाँ फॉल करेगा, फिर आपके इनकम का 5 लाख यहाँ फॉल करेगा, मतलब इस ब्रैकेट का तो आप पूरा इनकम यूज कर रहे हो ना, और आपका 2 लाख रुपया वो यहाँ फॉल करेगा। समझ में आ रहा है। अब गवर्नमेंट कह रहा है कि इस पोर्शन में जो भी आपका इनकम का पार्ट फॉल कर रहा है ना, उसमें मेरे को कोई टैक्स नहीं चाहिए, जैसे 0% टैक्स। इस पोर्शन में वट एवर इज फॉलिंग, 2.5 लाख फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसका कितना चाहिए गवर्नमेंट को 5%। इस पार्ट का कितना चाहिए गवर्नमेंट को 10%, और इस पार्ट में वट एवर इनकम हैज फॉलन उसका क्या चाहिए उसको 30%। अब सपोज करो किसी इंसान का मान लो कि टोटल नेट टैक्सेबल इनकम मान लो कि 3.5 लाख रुपया है, ठीक है, टोटल इनकम ही मान लो कि 6 लाख रुपया था, फिर डिडक्शन वगैरह लगा के मान लो कि वो 3.5 लाख रुपया हो। उसके साथ में क्या हो, 0 से 2.5 वाले को पूरा कवर करेगा वो, और इसके बियॉन्ड वाले में कितना आएगा 1 ही लाख रुपया आएगा, तो उसको कितना देना 1 लाख का 5%, बात खत्म। नहीं आया समझ, रिपीट करूंगी हो जाएगा। हालांकि इतना हम लोग नौटंकी नहीं करेंगे। अभी कोई इंसान ऑब्वियसली अगर एक स्लैब को पूरा क्रॉस कर रहा है ना, तो उसका इस स्लैब से निकलने वाला टैक्स का वैल्यू फिक्स हो जाता है। आया बात समझ, इसका तो कभी कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन किसी का इनकम अगर 5 लाख के बियॉन्ड है तो उस इंसान का पक्का 2.5 से 5 के बीच में एक तो 2.5 लाख रुपया आ रहा होगा, और उस 2.5 लाख का क्लियर ही है कि उसको 5% पे करना है, मतलब उसको इस पोर्शन के बिहाफ पे कितना पे करना है 12,500 एवरी टाइम। नहीं आया समझ। किसी का इनकम अगर 10 लाख को सरपास कर जाता है तो उसको इस पार्ट का पूरा टैक्स पे करना ही करना है, इस पार्ट का भी पूरा टैक्स पे करना ही करना है। उधर से कितना आ रहा था बताओ 12,500, इधर से कितना आएगा सोचो, 5 लाख का 10% तो 50,000, और दोनों मिलाया कितना हो गया, मतलब जो 10 लाख के भी बियॉन्ड जा रहा है उसको 62,500। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ फॉर्मूला वगैरह दिमाग में सेट कर सकते हैं, उसको आप देखो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ये वो स्लैब है, देखो 2.5 लाख के अंदर अंदर किसी का अगर इनकम है तो क्या बोलेंगे उसको नील, कोई टैक्स नहीं देना है। किसी का इनकम अगर 2.5 से 5 लाख के बीच में तो 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख, मान लो कि 3 लाख है तो क्या हो जाएगा 0 से 2.5 में 0, और 2.5 के बियॉन्ड कितना उसके पास में 50,000, उस 50,000 वो इस ब्रैकेट में फॉल करेगा, और कितना आ जाएगा उसका 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। किसी का इनकम सपोज करो कि 5 लाख से ज्यादा है तो ये ब्रैकेट को तो वो पूरा ही कवर कर रहा है ना, इसका तो पूरा टैक्स उसको देना ही होगा, और इस ब्रैकेट का टोटल टैक्स का जो वैल्यू है वो फिक्स है, कितना है 12,500। फिर 5 से 10 वाले में एक्चुअली मैं 10% दिखा रहा था, बट एक्चुअल स्लैब के अंदर में कितना दिया हुआ 20%। आया बात समझ। तो अगर किसी का सपोज करो कि 7 लाख आता है तो उसका क्या होगा कि 12,500 तो उसको देना ही है, प्लस अगर 7 लाख इनकम है तो 5 से 10 के बीच में कितना फॉल कर रहा है 2 लाख, तो 2 लाख का उसको 20% देना है। और कोई अगर 10 लाख को भी क्रॉस कर देता है तो उस केस में ये ब्रैकेट को फुल्ली कवर कर रहा है, ये ब्रैकेट को वो फुल्ली कवर कर रहा है, तो इनसे निकलने वाला जो भी टैक्स का वैल्यू होता है तो उसको पक्का ही देना है। तो इससे कितना निकलेगा 12,500, और इसका 20% ले लेते तो कितना हो जाएगा 1 लाख कंप्लीट, और 1 लाख कंप्लीट अगर होता है तो दोनों मिलाया कितना हो जाएगा 1,12,500। ठीक है। तो अगर 10 लाख के ऊपर मान लो कि जैसे 12 लाख आपका इनकम है तो उतना पार्ट में आपको करने का दरकार नहीं है, जो मैं आपको दिखा रहा था आप सीधा इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि अगर आपका इनकम 12 लाख है तो यू आर फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, तो यू हैव टू पे इतना प्लस योर इनकम एक्सीडिंग 10 लाख। ठीक है। इफ यू आर फॉलिंग इनटू दिस कैटेगरी, मान लो कि 7 लाख है आपका, तो यू हैव टू पे 12,500 प्लस इस ब्रैकेट में कितना फॉल कर रहा है आपका 5 से 10 के बीच में 2 लाख रुपए। ठीक है। तो उसके ऊपर में 20%। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ, हम 12 लाख के लिए 15 लाख के लिए भी सेम ही होगा,
15 लाख के लिए है तो मान लो कि 1,12,500 तो देना ही है आपको, बाकी इस ब्रैकेट में कितना फॉल कर रहा है आपका 5 लाख, तो उस 5 लाख पे आपको देना है 30%। आया बात समझ। अच्छा, फिर एक और चीज है, जैसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर जनरली मान लो कि 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है कि 60 साल से नीचे का और एक हो सकता है 60 साल से ऊपर का। 60 साल से ऊपर अगर हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा, सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन लोग को क्या कि थोड़ा सा रिलीफ है इस वाले, ठीक है, उनका टैक्स ब्रैकेट ऐसा है कि अपना 2.5 लाख तक नील है, उनका 3 लाख तक नील है, ठीक है। फिर 3 से 5 के बीच में 5% ऑफ टैक्सेबल एक्सीडिंग 3 लाख। फिर अगर मान लो कि 5 से 10 में आ गए तो इनका इस वाले ब्रैकेट में, जैसे अपने वाले में कितना बन रहा था 12,500, इस ब्रैकेट को कोई अगर एक्सीड करता है तो उनका कितना बनेगा, बस 10,000। तो 10,000 प्लस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। और अगर कोई इस ब्रैकेट में आके गिरता है तो उसका, जैसे अपने वाले में कितना बन रहा था 1,12,500, इनके वाले में टोटल इसका मिलाया कितना बनेगा 1,10,000। 1,10,000 प्लस 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 10 लाख। ठीक है, यहां तक क्लियर पक्का। अब एक और सामान है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेस तो हो गया, अभी रिबेट पे बात करते हैं थोड़ा सा। एक बार फिर चलते हैं उस इंसान के पास। तो क्या करेगा बताओ, पहले मेहनत करेगा, काम करेगा 1 साल और पैसा कमाएगा। जिस साल मेहनत करे उसको क्या बोलते थे हम लोग, फाइनेंशियल ईयर। मेहनत करके जो पैसा कमाएगा उसको क्या बोलते थे, नहीं अभी रट लियो एकदम से, असेसमेंट ईयर बोल रही है। जिस साल आप मेहनत करोगे वो फाइनेंशियल ईयर हो गया। मेहनत आप करोगे, मेहनत करके आप पैसा कमाओगे, उस पैसे को क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसका हिसाब किताब अगले साल होगा, उस अगले साल को क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे फिर असेसमेंट ईयर के बाद में क्या होगा, असेसमेंट में क्या करोगे आप असेसमेंट में ये करोगे कि ठीक है इतना पैसा कमाया और मैंने आपके सुझाए हुए इस स्कीम में पैसा लगाया, अब आप मेरे को टैक्सेबल इनकम पे दीजिए डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के लिए बहुत सारा सेक्शन था, फिर सेक्शन एक्शन का सारा डिस्काउंट लगा के जो पैसा आएगा आपके नाम पे एज ए इनकम, उसको क्या बोला जाएगा, नेट टैक्सेबल इनकम। टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है तो वो आप देख सकते हैं कि इसको एज अ फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके टैक्स कैलकुलेट होगा और जो भी आपका टैक्स का वैल्यू आएगा उसके ऊपर में एडिशनल आपको 4% जो है वो पे करना है। तो आपको पूरा टैक्स भी पे करना है और जो सेस ड्यूटी है आपका, आपको वो भी पे करना है। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब एक सिचुएशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिबेट। अब रिबेट में क्या होता है, देखो रिबेट में ऐसा होता है, और ये मैं मान लो कि 1920 के हिसाब से बोल रहा हूँ, हर साल ये स्लैब हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, बट हम अपने कैलकुलेशंस में इसी स्लैब को फॉलो करेंगे। रिबेट क्या आइडिया है वो समझो। मान लो कि फिर से वही मेहनत किया, पैसा कमाया, फिर असेसमेंट ईयर में जाके डिडक्शन सारा का सारा क्लेम किया, सब कुछ करने के बाद में आपका जो इनकम है नेट टैक्सेबल इनकम वो फॉल करता है, सपोज करो कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में। नेट टैक्सेबल इनकम कहाँ फॉल करता है बताओ, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में। तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कुछ तो टैक्स बनेगा ना आपका, वट एवर इनकम इज देयर इन दिस ब्रैकेट, उसका 5% आपका टैक्स बनता है। आया बात समझ। अब किसी इंसान का सपोज करो कि टोटल इनकम था मान लो कि 6 लाख रुपए, डिडक्शन वगैरह लगा के उसको बचा मान लो कि 4.5 लाख रुपए, तो उसका टैक्स कितना आना चाहिए बताओ। देखो ये पागलपन मत करो, इस ब्रैकेट में कितना फॉल करेगा, टोटल इनकम 4.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं, और इस ब्रैकेट में मेरे ख्याल में सिर्फ 1.5 लाख, 2 लाख भी नहीं। इस ब्रैकेट में अगर 4.5 लाख है तो, अच्छा नहीं सॉरी मैं ही गलत हो रहा, ठीक है 2 लाख, कितना आ रहा है बताओ। ठीक है यहाँ तक पक्का। और 2 लाख पे आपको कितना टैक्स पे करना होगा बताओ, 5% ऑफ 2 लाख। अब गवर्नमेंट बोलता है कि सब कुछ मिला जुला के यदि आपका इनकम इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है ना, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द डिडक्शन, मतलब आप एक तरीके से थोड़ा गरीब है। ठीक है, और जो भी आपका टैक्स बन रहा है, चलिए हम आपको उस टैक्स में छूट देते हैं, ओवरऑल यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। दिस इज कॉल्ड रिबेट। हाँ मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा प्रेशर आता है ये सुनने के बाद में। गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है आपका इनकम होगा पहले, उससे निकलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे आप अलग अलग स्कीम में अगर पैसा इन्वेस्ट किए हो तो आपको मिलेगा डिडक्शन। क्या मिलेगा बताओ, डिडक्शन। सारा डिडक्शन अप्लाई करने के बाद में इफ योर इनकम फॉल्स इनटू दिस ब्रैकेट 2.5 लाख से 5 लाख, तो इस स्लैब के हिसाब से यू वेर सपोज टू पे सम टैक्स 5% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई अज्यूम कि एक इंसान है जिसका ग्रॉस टोटल इनकम है 6 लाख रुपया। ठीक है, जिसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है बताओ, 6 लाख रुपया, लेकिन उसने गवर्नमेंट के स्कीम्स में पैसा डाला और डाल के टैक्सेबल इनकम को कहां पहुंचा दिया, 4.5 लाख रुपया। तो अभी स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है उसको, और 2.5 लाख के ऊपर कितना है उसके पास में 2 लाख, उस पैसे पे उसको 5% टैक्स देना चाहिए।
गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपका टोटल नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर अलाउइंग एंड अप्लाइंग ऑल काइंड ऑफ डिडक्शंस if it falls between 2.5 and 5 lakh, then technically you are supposed to pay some tax, but okay, we just give you discount on that, you don't have to pay anything. मतलब टैक्स आपके नाम पे बनता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि आप 5 लाख के नीचे अगर फॉल कर रहे हैं तो आपका टैक्स माफ है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। और ये जो माफी मिलता है, इस माफी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन 87, वो जो मैं बता रहा था, किधर गया 87। और इसी चीज को बोला जाता है रिपीट, ठीक है। लेकिन अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम सपोज करो कि 5,10,000 हो गया, कितना हो गया बताओ 5,10,000, तो आपको 2.5 लाख पे देना है 5%, और उस 10,000 पे कितना देना है 20%। उस केस में आपको पूरा देना हो, ठीक है। सब कुछ लगाने उगाने के बाद में समहाउ अगर आप 5 लाख से 2.5 मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में फॉल करते हो तो नियम से आपके नाम का टैक्स बनता है, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ठीक है, यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपके पैसे को इग्नोर मारते हैं। ऐसे भी कोई खास इनकम मिलना है नहीं, उस इंडिविजुअल से एट मैक्स कितना मिल रहा होगा, 2.5 मतलब 12,500 से भी कम ही मिल रहा होगा, क्योंकि वो ब्रैकेट पूरा कवर करते हो तो फिर 12,500 है ना। लेकिन अगर आप उस ब्रैकेट के अंदर ही फॉल कर जाते हो तो उससे भी कुछ कम है बात समझ। तो उस सिचुएशन में योर होल टैक्स इज डिस्काउंटेड, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट एनीबडी हु क्रॉसेस 5 लाख, माना कि 5,10,000 पे भी चला गया, तो उसको फिर वो 12,500 पूरा देना है, प्लस जो एक्स्ट्रा इनकम है अबव 5 लाख कितना है उसके पास में 10,000, उसका 20%, थोड़ा ही आएगा लेकिन उसको देना है। किसको नहीं देना है? जो 5 लाख के नीचे फॉल कर जाए। कौन से क्लॉज की वजह से? 87A की वजह से। और इस वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिपीट। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। एक लास्ट टाइम पूरे पद्धति को एक बार फिर से दोहराते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? इंसान पढ़ेगा लिखेगा, फिर मेहनत करेगा, नौकरी वोकरी करेगा, पैसा कमाएगा, ठीक है। जिस साल पैसा कमाएगा उस साल को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर। मेहनत करके जो पैसा वो कमाएगा उस पैसे को क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। अगले साल हिसाब किताब होगा सरकार की तरफ से कि तुम कितना कमाया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, ठीक है। अभी अगर ढंग के जगहों पे खर्चा किया है तो ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिडक्शन। डिडक्शन करने के बाद में जो आपके इनकम का हिस्सा बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम का क्या करना है? स्लैब के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर अप्लाइंग डिडक्शंस, अगर वो 5 लाख के बिलो फॉल कर जाता है फिर तो आप कुछ करो ही मत, आप बोलो कि अंडर 87A रिबेट, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन इनकेस अगर आपका इनकम मान लो कि 5 लाख के ऊपर फॉल करता है तो उस केस में क्या होगा आपके साथ? आपको फॉर्मूला के हिसाब से मतलब देखना है कि आपको अल्टीमेटली आप कौन से ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला है आपके पास में अप्लाई करने के लिए। इन सारे को ऐसा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ फॉल कर रहे हैं तब तो रिबेट हो गया, छोड़ दीजिए। यहाँ फॉल कर रहे हैं तो 12,500 देना ही है, प्लस 5 लाख के ऊपर जितना है आपके पास में, लाइक 7 लाख अगर था तो 2 लाख रुपया है एक्स्ट्रा आपके पास में, उस 2 लाख का आपको देना है 20%। इसी तरीके से इफ यू फॉल इन दिस ब्रैकेट, मतलब इतना तो देना ही है आपको, ठीक है ना, प्लस 10 लाख के ऊपर जितना पैसा है आपके पास में उसका आपको अप्लाई करना है 30%। आया बात समझो। और इस तरीके से आपके टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई कर करके। फिर आपके आएगा क्या? आपके आएगा टैक्स। और टैक्स पे ही बात नहीं रुकता है, जो आपका टैक्स आया है याद रखना कि नेट टैक्सेबल इनकम से कनेक्टेड नहीं है सेस। सेस किससे कनेक्टेड है? जो आपका टैक्स आया है टैक्स के वैल्यू से, उसका आप फर्दर क्या ऐड करना है? 4%। और फिर 4% ऑफ योर टैक्स प्लस योर टैक्स, ये आपको पे करना है। नहीं आया समझो, चलेगा। वही ना सेस ड्यूटी, ये भी एक टाइप का टैक्स ही है, समझो। गवर्नमेंट बेवकूफ बनाता है। ये कभी मान लो कि इसको पहले बोला जाता था कि हम एजुकेशन वगैरह के लिए ले रहे हैं, कुछ दिन के बाद में फिर इसको स्वच्छ भारत अभियान के लिए जोड़ दिया, ठीक है। ये देना होता है बस, हम लोग ये सवाल नहीं कर सकते कि क्यों देना पड़ेगा। टैक्स पे फाइनली जो आपका टैक्स का वैल्यू है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ हम नेट टैक्सेबल इनकम कितना मान रहे थे अपना? 8 लाख रुपए मान रहे थे। अच्छा, तो टैक्सेबल इनकम आपका 8 लाख है, टैक्स आपका कितना है? 42,500। तो आपको 4% 42,500 का देना है, 8 लाख का नहीं देना है। बात समझ। ये हालांकि काफी माइनर अमाउंट होता है कंपेयर टू व्हाटएवर टैक्स वी पे, ठीक है। लेकिन ठीक है, देना तो अपने को ही, दान दक्षिणा तो ये पूरा ही है, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, चलो आगे देखते हैं।
अच्छा, एक और कोई सामान है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। इस पे मैं आज बात नहीं करूंगा आपसे, आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो आज एक बार जो है वो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है, बाकी आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो वैसे तो सोल्यूशन पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार आप लोगों के साथ में स्टेप बाय स्टेप इसको करूँ परफॉर्म, ठीक है। तो देखो लिखने का जो एक पैटर्न है, पहले यहाँ देख भी लो थोड़ा सा कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है। पहले जो भी ग्रॉस इनकम आपका है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो चलो मेंशन करते हैं। ग्रॉस इनकम, ये ना डाटा जो है वो इससे पुल कर करके मेरे को बताते रहे। ग्रॉस इनकम उसका कितना होना चाहिए बताओ? ग्रॉस सैलरी ऑफ इतना, ठीक है, और एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए। एचआरए के बारे में मैं आपको बोल दूं, एचआरए का फुल फॉर्म होता है होम रेंट अलाउंस, ठीक है। ये जनरली ऐसा होता है कि आपको अगर ढंग का काम वाम कर रहे हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपके रूम रेंट का पैसा जो कंपनी बियर करे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में एचआरए मेंशन्ड है, मतलब ये जॉब वाला बंदा, आपको बस इतना सोच, ठीक है, ओके। तो ग्रॉस इनकम कितना बता रहे थे आप इसका? आप लोग ना अगर हो सके तो कैलकुलेटर खोल के बैठो, माइनस प्लस आप करते रहना, बाकी मैं फॉर्मेट लिख के दिखा देता हूँ। ग्रॉस इनकम कितना हो गया आपका? 7,28,000, ठीक है। और वैसे तो इसमें बोला हुआ भी ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना, लेकिन सैलरी अगर नहीं भी बोला हुआ रहता और एचआरए बोला हुआ रहता तो हम समझ जाते हैं कि ये सैलरी वाला बंदा ही। आगे क्या बोल रहे थे, देखो कि ही डिपॉजिटेड 8,000 पर मंथ इन एनपीएस एंड पेड इतना एज प्रीमियम ऑफ एलआईसी। ही डिपॉजिटेड इतना इन हिज पीपीएफ एंड पेड इतना एज ट्यूशन फी ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब आप देखो कि ये जितना भी खर्चा इसने किया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सारा का सारा मेरे ख्याल में एटीसी में ही फॉल करता है, सब उसी कैटेगरी का है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ग्रॉस इनकम ये हो गया, और सिंस की सैलरी वाला बंदा था तो इमीडिएटली इसको क्या मिल जाएगा? 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आप इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कर, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल टू कितना? 50,000, ठीक है। कितना बच रहा है बताओ? 000, इतना उसके बच गया। अब आप यहां मेंशन कर दो डिडक्शन अंडर कौन सा सेक्शन? अंडर 80C, ये मेंशन कर दो आप, और एक एक करके सारा का सारा हेडिंग मेंशन करते जाओ कि इसमें कितना खर्चा हो। तो आप देखो यहाँ पर 8,000 पर मंथ इन एनपीएस, ठीक है। तो एनपीएस इसका बोल के आप बोलो 8,000 इंटू 12, 12 महीना कितना हो जाएगा बताओ? 96,000 चलेगा मेरे ख्याल में। एनपीएस के बाद में क्या है? ये डायरेक्ट पेमेंट है पीपीएफ, अच्छा सॉरी, ये डायरेक्ट पेमेंट है एलआईसी अकाउंट में, ठीक है ना, ये मंथली सिस्टम में नहीं है। तो एलआईसी में कितना चला जाएगा बताओ? एलआईसी में इट विल बी 21,825, सीधा यहाँ लिख देता हूँ 21,825, चलेगा। फिर एलआईसी के बाद में क्या है बताओ? पीपीएफ, ये भी मंथली सिस्टम में नहीं है, वन टाइम पेमेंट ही हुआ है शायद, ठीक है ना। पीपीएफ में कितना है बताओ? बोलो और एक बार। 5,000, दिस इज इक्वल्स टू, यही मेंशन कर दो 5,000। फिर क्या बताओ? ट्यूशन फी कितना जा रहा है? 40,000 शायद, ठीक है। ट्यूशन फी ये आ गया आपकी 40,000, ठीक है। सारा मिला कितना हो रहा है बताओ? इन सारे का सम टोटल इसका 162825 इतना आ रहा है क्या? लेकिन एटीसी में इतना का डिडक्शन मिलता है क्या? 1.5 लाख। देयरफॉर यहां पर टैक्सेबल इनकम एक बार मैं मेंशन करता हूं, मतलब इस स्टेज के बाद में टैक्सेबल इनकम कितना हो गया आपके? यहां पर था 678,000 माइनस 162825, कितना आ रहा है बताओ एक बार? इसका वैल्यू आप लोग लिखो मत, एक बार मुझे करने दो पूरा कंप्लीट, बाद में आप लोगों में एक साथ लिखा दूं। इसका वैल्यू बताओ कितना? अच्छा सॉरी क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला 1.5 लाख लिखते समय, 1.5 लाख, मतलब मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है आपको। दो आपने इस सेक्शन के अंडर में इतना खर्चा किया, कितना हो जाएगा बताओ? 5,000, ठीक है। अच्छा, और कोई खर्चा किया है इसने? नहीं मेरे ख्याल में, ठीक है ना। तो ये जो आया आपकी, मतलब इसको मैंने टैक्सेबल इनकम लिखा है, हालांकि अगर और कोई खर्चा नहीं है तो इसको एक नेट टैक्सेबल इनकम। अगर किसी और हेडिंग में भी कोई और खर्चा रहता तो
तो एक बार इस हेडिंग का सारा खर्चा निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंगली जो भी डिस्काउंट करना था कर दिया, इसको मैं एक बार टैक्सेबल इनकम बोल रहा हूँ। आगे फिर अगर इसने अगले हेडिंग में भी कुछ खर्चा किया रहता ना, तो फिर मैं वो अगला हेडिंग मेंशन करके उसका कैलकुलेशन करके मैं फिर से बोलता कि अब टैक्सेबल इनकम इतना, और सारा हेडिंग का माइनस करने के बाद में, ये सारा डिडक्शन लगाने के बाद में जो आता मेरे पास में, उसको मैं क्या बोलता, नेट टैक्सेबल इनकम। यहाँ पर सिंस एक ही हेडिंग में बहुत सारा खर्चा किया और कोई हेडिंग में कोई खर्चा वर्चा तो किया हुआ है नहीं इससे, ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट टैक्सेबल। ठीक है, तो देखो फिर अल्टीमेटली हम इसी को क्या बोल सकते हैं, अपना नेट टैक्सेबल इनकम। अच्छा एक सेकेंड और रुकना, अब ये नेट टैक्सेबल इनकम आ गया, अब आपका टैक्स का क्या हालत होगा, तो टैक्स इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ये जो है अगर मैं इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से सोचूं तो ये कौन से ब्रैकेट में आता है बताओ, 5 लाख से 10 लाख वाले ब्रैकेट में आता है। उसका फॉर्मूला क्या था, 12,500 प्लस 20% ऑफ इनकम अबव 5 लाख, ठीक है, विच इज हियर ओनली 28,000। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, तो 2 0 काट लो, ये कैलकुलेशन बताओ, 12,500 प्लस मेरे ख्याल में 56 डबल, सही कह रहा हूँ शायद, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 181, 18,100। क्लियर है, ये हो गया आपका टैक्स। इसके बाद में क्या कैलकुलेट करोगे आप, सेस ड्यूटी, तो वो कितना आ जाएगा 4/100 इंटू 18100, ठीक है, 0 0 गॉन, सो 4 2 3 720, सही है। तो अल्टीमेटली जो आप नेट टैक्स पे करोगे वो कितना हो जाएगा 18100 प्लस 724, दोनों मिला कितना आ रहा है 1882 कितना पे कर, ठीक है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, आ गया। अब ऑफिशियली एक बार लिखो मत, अब थोड़ा सा देख लो एक बार कि ऑफिशियली लिखना कैसा चाहिए था। ये ग्रॉस इनकम हो गया लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, बैलेंस भी बोल सकते हो, टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो। फिर इसके अंदर एटीसी के अंदर में सब मेंशन कर दिया, टोटल कितना है वो मेंशन कर दिया, बट डिडक्शन अंडर एटीसी इज अलाउड अप टू हाउ मच, 1.5 लाख ओनली, तो आप लेस डिडक्शन ये वाला टैक्सेबल इनकम आपका ये आ गया, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम। फिर स्लैब से ये जिस किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है वहां से फॉर्मूला चूज करेंगे हम लोग और अपना कैलकुलेशन बिठाएंगे, तो ये इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये लाइन नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा। नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपका सपोज करो कि यहीं पे 5 लाख के नीचे फॉल करता, तो यहीं आप मेंशन कर देते कि यार ये ना 87A का कैटेगरी है, तो कैलकुलेटर का कोई फायदा नहीं है, इसको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। अगर यहीं पे मेंशन कर देना, जरूरी नहीं कि यहाँ तक आप जाओ, चलेगा। फिर इसके बाद में इनकम टैक्स के लिए ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो आपको इतना देना है, ठीक है, और फिर ये दोनों जोड़ के ये आप में, देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। इसको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिला के इस तरीके से मेंशन करना, ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सो पढ़ लो आप एक बार। इन फाइनेंशियल ईयर ये वाला द ग्रॉस सैलरी बोल दिया है, तो हम क्लियर है एकदम की सैलरीड आदमी है, ऑफ संजय 29, मतलब कि सीनियर सिटीजन नहीं है, वाज इतना 8,50,000, ठीक है। मतलब हर वर्ड का हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, सैलरी वाला बात नहीं भी दिया रहता, एक्सक्लूसिव ऑफ आचार्य बोला हुआ रहता, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि यार सैलरी वाला ही बंदा है। ही डिपॉजिट्स इतना पर मंथ इन जीपीएफ, ये कौन सा कैटेगरी हुआ बताओ, एटीसी। फिर पेड इतना एज लाइफ इंश्योरेंस, ये भी 80। फिर ही डोनेटेड इतना इन प्राइम मिनिस्टर्स फंड, नहीं, ये चला गया 80G पे, ठीक है, गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट को डोनेशन दे दिए, ठीक है। ही टुक होम लोन ऑफ इतना फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पेड इतना एज इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये सेक्शन 24 था। इंटरेस्ट ऑन होम लोन वाज सेक्शन 24 एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन फॉल्स अंडर 80C, ठीक है। एंड 20,000 एज प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, ये आ जाएगा आपकी 80C। देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट इज इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कैसे स्टार्ट होगा, देखो पहले आ जाएगा ग्रॉस इनकम, सैलरी वाला बंदा है तो क्या हो जाएगा बताओ 50,000। अच्छा मैं क्या कह रहा था, देखो तो ये हो गया इसका ग्रॉस इनकम कितना, इतना लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि सैलरी वाला बंदा था तो 50,000 हाथों हाथ माइनस कर दिए, इतना बैलेंस बच गया आपके पास। फिर क्या है देखो एक एक करके सोचो, 9,200 पर मंथ इन जीपीएफ, ठीक है, जीपीएफ फॉल्स अंडर 80C। 43,000 लाइफ इंश्योरेंस 80C, 80C का एक और है ये वाला प्रिंसिपल ऑफ होम लोन। इसमें देखो पहले 80C का बात किया नहीं, पहले इसमें 80G का बात कर लिया, कोई बात नहीं एक ही बात है, आप आगे पीछे कहीं पर भी माइनस कर सकते हो। 80G का बात पहले किया हुआ। और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कौन से कैटेगरी का था, 100%,
तो ATG में प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ कितना दिया था इसने, 25,000, पूरा माइनस हो जाएगा, ये आ गया। फिर सेक्शन 24 में हमने 76,000 इंटरेस्ट पे किया था होम लोन का, ठीक है ना, तो वो भी आ जाएगा सेक्शन 24 में, इंटरेस्ट ऑन होम लोन इतना पूरा ही मिल जाएगा मेरे को। उसके बाद में 2 लाख का कैप था, तो 76,000 तो जा ही सकता है। फिर आता है ATC, तो ATC में बहुत सारा खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ है देखो, GPF वाला 12 × 9,200, LIC प्रीमियम और प्रिंसिपल ऑफ होम लोन ऑफ 20,000, ये सारा मिला के कितना हो रहा है देखो, तो 1,73,400। लेकिन ATC के कैटेगरी में मैक्सिमम क्लेम कितना कर सकते हैं हम लोग, 1.5 लाख रुपए, तो इसीलिए हम 1.5 लाख ही माइनस कर पाएंगे अपने प्रीवियस बैलेंस से। बैलेंस कितना था हमारा, 6,99,000, ठीक है। तो उसमें से जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद में आपके बचेगा इतना, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। 1.5 लाख ही माइनस कर पाओगे तो आपके पास में बचेगा 5,49,000। अब 5,49,000 कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में, तो आपको जो है वो देना पड़ेगा 12,500 प्लस 20% ऑफ इनकम अबव 5 लाख, जो कि कितना आ जाएगा आपको 49,000। तो 12,500 प्लस 9,800 इज इक्वल्स टू इतना। इसके ऊपर में फिर ये लास्ट वाला लाइन फालतू है, 5 लाख से नीचे रहता तो 87 ये अप्लाई होता, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बट यहाँ पर उसको टैक्स देना है, एक तो इतना देना है प्लस 4% का सेस ड्यूटी, और दोनों मिला के जो भी अमाउंट है वो आपको पे करना, ठीक है। अब वैसे आज के लिए बस इतना ही।